हेलो एवरीवन। आज है 23 अप्रैल और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था अभी 22 अप्रैल को जो वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया, इसकी थीम थी आर पावर आर प्लैनेट। मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ ऑपरेशन नहीं है, चिता आंदोलन चलाया गया है। तुलसी नदी प्रस्तावित जल परियोजना के विरोध के कारण चर्चे में रही, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में येलो लाइन सुरक्षा रणनीति दक्षिण लेबनान तक विस्तार के कारण चर्चे में थी और ये रणनीति मुख्य रूप से इजराइल से संबंधित है। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कार्लोस अल्कराज है। भारत की पहली 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट स्थापित की जा रही है भुवनेश्वर, ओडिशा में। हाल ही में कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान, सिंबल बाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये इको सेंसिटिव जोन से जुड़े मुद्दे के कारण चर्चे में था, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में प्रस्तावित जो G20 उपग्रह चर्चे में था, ये मुख्य रूप से जलवायु प्रदूषण और मौसम निगरानी हेतु लॉन्च किया गया है। एक तरह का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो ये सभी क्वेश्चंस हम देख चुके प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। और देखिए, कल टेलीग्राम पर मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि अब से हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देंगे, यानी कि डेली के यदि हम 10 क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो 10 में से 3 से 4 इंपॉर्टेंट कभी निकल करके आए या 4 से 5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम पढ़ा करेंगे, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है। यहाँ पर आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं ये थोड़े टफ बनते जा रहे हैं, तो एग्जाम की जैसी डिमांड है हम वैसे फुलफिल करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, साथ में डेली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला सवाल है, हालिया भारत ऑस्ट्रिया द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी रिसेंटली अप्रैल के महीने में ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं, इनकी जो भारत यात्रा थी, तो 4 दशकों से अधिक समय में, यानी कि लगभग 40 साल से अधिक समय में किसी ऑस्ट्रियाई चांसलर की ये पहली यात्रा थी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो ऑस्ट्रिया के चांसलर भारत आए थे ना, ये 1984 में आए थे। अभी क्या चल रहा है? 2026। ऑलमोस्ट यहाँ पर 42 साल हो गए, तो आप ठीक कह सकते हैं कि लगभग 4 डिकेड से अधिक के समय में किसी ऑस्ट्रेलियाई चांसलर की पहली यात्रा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आतंकवाद रोधी सहयोग और एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने के लिए आशय पत्र पर समझौता किया है, लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बिल्कुल दोनों देशों ने इस मुद्दे पर सहयोग करने के लिए एक साथ आगे हाथ बढ़ाया है, तो दूसरा पॉइंट भी आपका सही है। तीसरा पॉइंट ये है, ये जो ऑस्ट्रिया है, क्या ये नाटो का मेंबर है? बस ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। अब समझते हैं बारी बारी से, एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड करी है। सबसे पहले आप मैप में देखिए ऑस्ट्रिया, जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। यूरोप के मैप में कुछ यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, लैंडलॉक कंट्री है, वाटर बॉडी से बॉर्डर शेयर नहीं कर रही। कैपिटल इसकी वीना है। वीना में हेडक्वार्टर है ओपेक का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का। पड़ोसी देशों में यहाँ स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और जर्मनी इससे लगे हुए हैं। अब देखिए, इसी के जो चांसलर हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर का नाम है क्रिश्चियन स्ट्रॉकर। ये भारत के दौरे पर आए थे अप्रैल के महीने में। पहला पॉइंट तो सही है। दोनों ही देशों ने रक्षा प्रौद्योगिकी और आतंकवादी रोधी उपाय में हाथ बढ़ाया है, यानी कि इसके लिए कोई बीच का उपाय निकाला जाए। इन क्षेत्रों में मजबूती प्रदान करने के लिए दोनों देशों ने लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि आशय पत्र पर रिसेंटली हस्ताक्षर कर लिए हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है कि नाटो का मेंबर ये नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ऑस्ट्रिया एक संवैधानिक रूप से तटस्थ देश है, नाटो का मेंबर नहीं है। हालांकि पार्टनरशिप फॉर पीस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करता है। नाटो में फिलहाल तौर पर हम 32 मेंबर कंट्री देखते हैं और 32वें नंबर का देखते हैं स्वीडन। भारत क्या इसका मेंबर है? तो नहीं, भारत भी इसका मेंबर नहीं है। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। तो यहां से आपका ऑप्शन 1 और 2 निकल करके सामने आता है। पूछा यही जा रहा है ना कि कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा वर्ष 2026 में प्रस्तावित
जो यूनिवर्सल किल स्विच है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आरबीआई ये जो किल स्विच लेकर के आया है इससे रिलेटेड 3 पॉइंट लिखे हुए हैं और लास्ट में लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये किल स्विच है क्या, तब आपको शायद आसानी हो इसमें टिक करने में। ये जो यूनिवर्सल किल स्विच है ये आरबीआई द्वारा प्रस्तावित है कि यूनिफाइड आपातकालीन सुरक्षा प्रणाली आप कह सकते हैं, जिसका जो मेन पर्पस है ये डिजिटल पेमेंट में होने वाला जो फ्रॉड होता है ना इसे तुरंत रोकना है। मतलब कि एक क्लिक में सब कुछ बंद। जब किसी यूजर को ये डाउट हो कि उसका जो बैंक अकाउंट है ये हैक हो गया है या वह ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गया है, तो केवल एक ही एक्शन के माध्यम से उसके जितने भी पेमेंट एप्स है या जितने भी पेमेंट माध्यम है इन्हें तुरंत ये डिसेबल कर सकता है ना। तो ये इसकी खासियत है। तो आरबीआई ने ये जो यूनिवर्सल किल स्विच लॉन्च किया इसका पहला पॉइंट ये है कि यह केवल यूपीआई आधारित लेन देन को ही संदिग्ध धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत फ्रीज करने के लिए बनाया गया है। पहला पॉइंट तो बिल्कुल गलत हो गया। केवल यूपीआई आधारित लेन देन को ही संयुक्त धोखाधड़ी की कैटेगरी में नहीं रखेगा ये, बल्कि जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड लेन देन, ये सभी को एक साथ ब्लॉक कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है एक बार एक्टिव होने पर किल स्विच खाता धारक यानी कि जो भी अकाउंट होल्डर है इसके द्वारा निर्धारित सभी मौजूदा लेन देन कॉन्फ़िगरेशन को निरस्त कर देता है। बिल्कुल इसके सेफ्टी के लिए निरस्त करने की क्षमता रखता है। तीसरा पॉइंट ये है कि किल स्विच एक्टिव होने के बाद सेवाओं को पुनः चालू करने के लिए यदि एक बार ये सक्रिय हो गया तो बाद में सर्विस यदि फिर से शुरू करना चाहते हैं तो ये शुरू करने के लिए केवल बैंक शाखा में भौतिक रूप से जाना आवश्यक है, यानी कि खुद बैंक खाता जाकर के इसे एक्टिवेट किया जाएगा। कोई डिजिटल ऑप्शन क्या अवेलेबल है? बिल्कुल है। तो ऐसा नहीं है कि फिजिकली वहां बैंक जाकर के मौजूद होना पड़ेगा सर्विस शुरू कराने के लिए, डिजिटली तौर पर भी ये शुरू किया जा सकता है। तो यहां से ऑप्शन ए और सी गलत हो जाते हैं, केवल एक ऑप्शन बचता है बी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। किल स्विच क्या है? आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई यूनिवर्सल सुविधा है। किसी भी माध्यम से यदि धोखाधड़ी हो रही है तो एक साथ एक क्लिक पर ये ब्लॉक किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक्टिव होने पर ये मास्टर कंट्रोल की तरह कार्य करेगा। यूजर द्वारा पहले से निर्धारित सभी सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन को ये ओवरराइड कर देगा। तीसरा पॉइंट ये है इसे रीएक्टिव करने की सुविधा डिजिटल माध्यम से भी उपलब्ध है, बैंक जाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। आरबीआई बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 फॉर्मेशन ईयर, मुंबई में हेडक्वार्टर, संजय मल्होत्रा गवर्नर है। पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हैं। सवाल तीसरा है हाल ही में इसरो के द्वारा प्रस्तावित G20 सैटेलाइट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कल की क्लास जिन्होंने ध्यान से देखी है ये इसका आंसर टिक कर पाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि ये जो G20 सैटेलाइट है इसे 2027 में भारत के नेतृत्व में लॉन्च किया जाना निर्धारित है। कल मैंने पढ़ाया था ये प्रस्तावित है 2027 तक लॉन्च किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है G20 देशों के बीच वास्तविक समय सैन्य निगरानी को सक्षम बनाना। तो G20 सैटेलाइट और G20 देशों का तो कोई कनेक्शन है ही नहीं। इसका मेन पर्पस है कि जलवायु परिवर्तन की निगरानी रखी जा सके, प्रदूषण ट्रैकिंग और मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाना। तो देखा जाए ना तो ऑप्शन ए और 3 ये तो सही हो जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है क्योंकि G20 सैटेलाइट अलग है लेकिन ये G20 कंट्रीज को रिलेट कर रहा है, जो कि गलत है। यहाँ से इसरो के जो अध्यक्ष है वी नारायण, इन्होंने ये पुष्टि करी है कि G20 सैटेलाइट के विकास का नेतृत्व जो भारत कर रहा है 2027 तक लॉन्च किया जाना है। इसका कार्य जो है सैन्य निगरानी के लिए नहीं है बल्कि पर्यावरण निगरानी के लिए है। और इसके अलावा इसका मेन पर्पस है जलवायु परिवर्तन की निगरानी, प्रदूषण ट्रैकिंग और मौसम पूर्वानुमान। इसरो का फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1969। बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर है और वी नारायण वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं हाल ही में श्रीलंका की यात्रा पर गए हुए थे, तो इसी से रिलेट करते हुए 3 मेजर पॉइंट मैंने ऐड किए हैं और लास्ट में ये पूछा जा रहा है कौन से कथन सही है। तो पहला पॉइंट ये है कि श्रीलंका के लिए किसी भारतीय उपराष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन श्रीलंका गए थे, किसी भारतीय उपराष्ट्रपति की पहली यात्रा थी। दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि दोनों देशों के बीच जो वार्ता की गई, क्या ये केवल ट्रेड पर आधारित थी या इसका मुख्य फोकस केवल ट्रेड था? इसका समुद्री सुरक्षा या तमिल मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रेड के अलावा इसमें समुद्री सुरक्षा को भी कवर किया गया है। तो दूसरा पॉइंट यहां से गलत हो जाता है। तीसरा पॉइंट यह है कि तमिल समुदाय के समर्थन के लिए भारतीय आवास परियोजना यानी कि इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट चर्चा का एक प्रमुख विषय था। बिल्कुल ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां से 1 और 3 राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन 2 यहां से गलत हो जाएगा। अभी क्या हुआ है कि श्रीलंका गए हुए थे भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। किसी भारतीय उपराष्ट्रपति का ये पहला श्रीलंकाई दौरा था। वार्ता केवल ट्रेड तक सीमित नहीं थी, बल्कि समुद्री सुरक्षा, विकास सहयोग और जो पाक स्ट्रेट है, पाक जल डबरूमध्य जो कि भारत श्रीलंका के बीच है, इसमें मछुआरे के विवाद जैसे विभिन्न मुद्दों को शामिल किया गया। साथ ही इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है, ये भारतीय आवास परियोजना का समीक्षा करना था, जिसके अंतर्गत श्रीलंका में तमिल समुदायों के लिए हजारों घर बनाए गए हैं। श्रीलंका की कैपिटल, कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम, कोटे, लैंग्वेज सिंगली तमिल है। राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरनी अमर सूर्या है। भारत श्रीलंका मालदीव के बीच में जो दोस्ती अभ्यास हुआ ना, ये रिसेंटली आयोजित किया गया था। हालांकि इंडिविजुअल श्रीलंका के साथ भारत की एक्सरसाइज सिलेनेक्स है, मित्र शक्ति भी है। पोसोन पोया पर्व लास्ट ईयर मनाया गया। भारत श्रीलंका के बीच ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया, लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन का। मेंस T20 वर्ल्ड कप ये भारत श्रीलंका ने मिलकर होस्ट किया, जिसमें कि विजेता भारत रही है। सवाल 5वां है, किस भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक को WWF नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा एन अलीम यूसुफ। अप्रैल 2026 में केरला के वनस्पति विज्ञान शोधकर्ता अलीम यूसुफ को WWF इनके वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस कार्य के लिए? तो उन्हें केरला में आक्रामक पौधों की प्रजातियों को पहचान करने के लिए एक AI आधारित मोबाइल ऐप जो इन्होंने बनाया था, इसके लिए पुरस्कार मिला है। हालांकि अभी रिसेंटली प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है श्रीनिवास राव को। पर्सन ऑफ द ईयर हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर सयानी गुप्ता। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कैलाश सत्यार्थी किस यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने सम्मानित किया नीता अंबानी जी को। चेतक स्क्रीन अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आदित्य धर को मिला। NBCC अवार्ड मिला है अरुंधति रॉय को। एबल प्राइज गेट फार्लिंगटन्स, ग्रैंड प्राइज दुपल्ली कृष्णा राव, ज्ञानपीठ अवार्ड वैरा मथुर, स्टॉकहोम जल पुरस्कार काव्य मदानी, सरस्वती सम्मान रामकुमार मुखोपाध्याय, संगीता कलानिधि सम्मान जयंती कुमारेश, वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड चंद्रकांत लहरिया, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण अवार्ड ग्रासामा शेल, भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा को। यहाँ पर आज हमने केवल 4 क्वेश्चन ही स्टेटमेंट बेस्ड देखे हैं, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे। जैसे जैसे जिस दिन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, कभी 4-5 भी हो सकते हैं, कभी 2-3 हो सकते हैं, कोशिश मैं ये करूंगी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलते रहे। सवाल 6वां है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने हाल ही में रेलॉस समझौता लागू किया? इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था। ये समझौता भारत ने लागू किया है रशिया के साथ में। रेलॉस की फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अग्रीमेंट। इसका पर्पस है, ये एक सैन्य लॉजिस्टिक साझाकरण समझौता जो कि दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और हवाई अड्डे का उपयोग करने की अनुमति दे देता है। और इस समझौते के तहत भारत और रशिया एक दूसरे के देश में 3000 तक सैनिक, 10 लड़ाकू विमान और 5 युद्धपोत है जो कि तैनात कर सकते हैं। रशिया एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा देश, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। रिसेंटली इसने स्टिल मिसाइल प्रणाली विकसित की है। रशिया ने अपना नवीनतम परमाणु चालित पनडुब्बी खाबर रोस्क को लॉन्च किया है। तालिबान सरकार को ऑफिशियली तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश रशिया है। शुक्र ग्रह के लिए 2036 तक वेनेरा मिशन लॉन्च करने जा रहा है। भारत की रशिया के साथ एक्सरसाइज इंदिरा एविया इंदिरा है और भारत ने रशिया के साथ S-400 और AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भी समझौता कर रखा है। 7वां सवाल है, भारत ने किस देश के टीबी वैक्सीन प्रोग्राम में मदद के लिए 13 टन BCG यानी कि बैसिलस कैलमेट
गुएरिन वैक्सीन भेजी है। तो भारत ने सहायता करी है रिसेंटली अफगानिस्तान को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो भारत ने मदद के लिए 13 टन बीसीजी वैक्सीन और इससे जुड़ी सामानों की खेप भेजी है। ये खेप अफगानिस्तान स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई, जिसका उद्देश्य है बच्चों के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन कार्यक्रमों को ये बढ़ाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, इसका पड़ोसी अफगानिस्तान, यहां से डूरन लाइन आप याद रखेंगे। कैपिटल काबुल, प्रधानमंत्री हसन अंखुद, करेंसी अफगानी है। बॉर्डर शेयर करने वाले देश ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और पाकिस्तान है। इसके अलावा माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद देखने को मिला है। अफगानिस्तान के तालिबान शासन में भारत ने अपना पहला डिप्लोमेट नियुक्त कर दिया है, नूर अहमद नूर को। 8वां सवाल है, मेघालय राजभाषा अध्यादेश 2026 के अनुसार किस भाषा को अंग्रेजी के साथ पूर्ण आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? देखिए, मेघालय की जो राजकीय लैंग्वेज है ये क्या है? अंग्रेजी है। अभी तक केवल आप अंग्रेजी पढ़ रहे थे, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ खासी और गारो भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। अभी क्या हुआ है कि मेघालय की कैबिनेट ने अप्रैल 2026 को मेघालय राजभाषा अध्यादेश 2026 को स्वीकृति दी है, जिसके तहत खासी और गारो भाषाओं को अंग्रेजी के साथ पूर्ण आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। यानी कि अब इस राज्य में सरकारी कामकाज, जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है, जो भी परीक्षाएं हैं, ये 3 लैंग्वेज में, खासी, गारो और अंग्रेजी, तीनों भाषाओं में आयोजित की जा सकेगी। अगला सवाल है, एआई आधारित चैट बॉट जिसका नाम है अब है, इसे किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इसे लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? नागरिकों को फर्जी नोटिस से बचाना और डिजिटल गिरफ्तारी जैसे ऑनलाइन घोटालों को रोकना है। लॉन्च किसने किया है? सीबीआई ने। सीबीआई का फॉर्मेशन ईयर 1963, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। प्रवीण सूद वर्तमान में इसके महानिदेशक हो जाएंगे। अगला सवाल है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करें। सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया। ये किस राज्य में स्थित है? लोकेशन इसकी हो जाएगी उत्तर प्रदेश पे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 22 अप्रैल 2026 को क्या मनाया गया? वर्ल्ड अर्थ डे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित जो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है, इसे भारत का 99 नंबर का रामसर साइट घोषित किया गया। लोकेशन क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो है, उत्तर प्रदेश का 12वां और भारत का 99 नंबर का रामसर स्थल बना। आर्द्र भूमियों को संरक्षित किए जाने के लिए 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था, जिसे आप रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। 2 फरवरी को यह कन्वेंशन हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1 फरवरी 1982 में। भारत के पहले 2 रामसर स्थल ओडिशा का चिल्का लेक है और राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, जबकि सबसे छोटा रामसर स्थल हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड। 2026 के ही करंट अफेयर में मैंने आपको भारत का 97 और 98 नंबर का रामसर साइट बताया था। एक तो है पटना बर्ड सेंचुरी, कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश में। दूसरा बताया था छारी डांड, ये कहां पर है? गुजरात में। दोनों ही आप रिलेट करेंगे। मैंने कल आपसे पूछा था, नगोया प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का अग्रणी देश, आंसर इसका भारत था। आज की क्लास को लेकर के आपके जो भी फीडबैक है ना, फीडबैक तो मुझे चाहिए कि क्या आप ऐसे ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन चाहते हैं, ऐसे ही हम डिस्कस करें, या थोड़ा पैटर्न चेंज किया जाए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा ही उचित है। यदि आप मल्टीपल एग्जाम दे रहे होंगे तो इसका कुछ पैटर्न आपको यही सब समझ में आता होगा। आपको इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक के साथ देना है कि टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की जो लिस्ट जारी की, इसमें एकमात्र भारतीय अभिनेता शामिल है। आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।